कीजिए कि अर्ज करता हूँ कि सुखों की छाँव हो जिसमें वो साहिबान तो दे, सुखों की छाँव हो जिसमें वो साहिबान तो दे, मेरे खुदा मुझे थोड़ा सा आसमान तो दे। सुखों की छाँव हो जिसमें वो आसमान तो दे, मेरे खुदा मुझे थोड़ा सा आसमान तो दे। और जिस शेर को सुनाने के लिए मैंने ये मतलब आपकी खिदमत में अर्ज किया था, वो पेश करता हूँ कि सुकून की छाँव हो जिसमें वो साहिबान तो दे, मेरे खुदा मुझे थोड़ा सा आसमान तो दे। है सरफरोशी रिवायत मेरे कबीले की, अर्ज करता हूँ कि है सरफरोशी रिवायत मेरे कबीले की, झुलसते सहरा में आकर कोई अजान तो दे। है सरफरोशी। देखिए गजल का जो फन है वो रमजियत का है, हिमायत का है, उसमें सपाटपन हो तो फिर वो अखबार की जबान बन जाती है, शायरी होती है। अगर और फिर जाहिर सी बात आजकल जिस तरह से शायरी की जबान को अखबार की जबान में तब्दील किया जा रहा है, वो जरा सा थोड़ा सा हम जैसे लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। तो फिर अखबार ही पढ़ लेंगे, हमारी शायरी क्यों सुने भाई, ये तो बता दीजिए। तो गजल के शेर में अगर वो रमजियत ना हो, हिमायत ना हो, तो फिर बेकार की बात है। और देखिए और दो तीन शेर और सुनिए कि मुलाहिजा करें कि थोड़ा सा अलग तरह का टेस्ट है, वो सुनेंगे आपके। कोई कब जान के सरगर्मे सफर होता है, कोई कब जान के सरगर्मे सफर होता है, घर तो जैसा भी हो हर हाल में घर हो। कोई कब जान के सरगर्मे सफर होता है, घर तो जैसा भी हो। और ये शेर देखिए नए जमाने का शेर है, मुलाहिजा करें कि मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं। मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं, अब किताबों में कोई फूल न पर होता है। मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं, अब किताबों में कोई फूल न पर होता है। हाथ रख देता है जब प्यार से वो कांधे पर, हाथ रख देता है जब प्यार से वो कांधे पर, घर से निकलूं तो कोई खौफ न डर होता है। घर से निकलूं तो कोई खौफ। और ये मक्ते का शेर भी आ गया इसमें कि जी हुजूरी में गुजर जाती है अक्सर फारूक, जी हुजूरी में गुजर जाती है अक्सर फारूक, कितने कांधों पे कभी देखिए सर होता है। जी हुजूरी में गुजर जाती है अक्सर फारूक, कितने कांधों पे कभी देखिए सर होता है। तो ये तीन शेर और मुलाहिजा कर लीजिए। देखिए एक मतलब है ये कि खुदा करे कि ये मिट्टी बिखर भी जाए, खुदा करे कि ये मिट्टी बिखर भी जाए, अब चढ़ा हुआ है जो नशा उतर भी जाए। खुदा करे कि ये मिट्टी उतर भी जाए, अब बिखर भी जाए, अब चढ़ा हुआ है जो नशा उतर भी जाए। अब ये शेर मुलाहिजा कीजिए। अर्ज करता हूँ कि चढ़ा हुआ है जो नशा उतर भी जाए, अब ये रोज रोज का मिलना बिछड़ना खलता है, ये रोज रोज का मिलना बिछड़ना खलता है, वो मेरी रूह के अंदर उतर भी जाए। ये रोज रोज का मिलना, ये रोज रोज का मिलना बिछड़ना खलता है, ये रोज। और बता कीजिए कि वहां वो एक जमाने में मैं ये शेर आफ्ताब को देख के पढ़ा करता था मुशायरे में कि वहां वो चांद सा चेहरा है मुंतजिर इसका, वहां वो चांद सा चेहरा है मुंतजिर इसका, कहो ये शायर आवारा घर भी जाए। वहां वो चांद सा चेहरा है मुंतजिर इसका, कहो ये शायर आवारा। और देखिए दो तीन शेर और तरन्नुम अब नहीं हो गई, मजा बन जाता है। एक जमाना था तरन्नुम का, मुझे याद है मुझे 40 वर्ष पहले नौचंदी की मुशायरे की शुरुआत मैं हफीज मिर्ची साहब की सरपरस्ती में तरन्नुम से ही की थी, मेरी नौचंदी की मुशायरे की शुरुआत। आज भी वो क्लिप मौजूद है, लेकिन अब नहीं है वैसी आवाज़, तो अच्छा नहीं लगता मिला वजह। देखिए ये तीन चार शेर और सुनिए, थोड़ा सा थोड़ा सा अलग मिजाज की शायरी है ये, तो मतलब मुलाहिजा करें कि ये शहर बड़ा हाईली कल्चर्ड सिटी था, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप आदिल चौधरी कोशिश कर रहे हैं दोबारा से उसी रंग में लाने की, वरना यकीन जानिए कि यहाँ चाय खाने और होटल और घर भरे हुए रहते थे, बड़ी सरगर्मी बहुत सरगर्मी बिल्कुल। और ये नौचंदी का मुझे याद है मैं हॉस्टल में पढ़ता था, तो मेरी ताई अम्मा का खत गया कि नौचंदी का मेला लग गया है, शुरू हो गया है और आ जाओ, फला तारीख को मुशायरा है, इस बहाने मुशायरा भी सुन लोगे। जरा सुनिए, ये घर थे
क्राइसिस है वो चार साहब वो सुन लीजिए आपके साथ शेयर करिए कि फिर उसी शहर में आए हैं जहां रहते थे, फिर उसी शहर में आए हैं जहां रहते थे, पूछते फिरते हैं लोगों से कहाँ रहते थे। फिर उसी शहर में आए हैं, फिर उसी शहर में आए हैं, फिर उसी शहर में आए हैं, बहुत अच्छा मसला है। फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे, पूछते फिरते हैं लोगों से कहाँ रहते थे। जमाल भाई शेर सुनिए। जमाल भाई अब वहाँ बात भी करने को तरस जाता हूँ, अब वहाँ बात भी करने को तरस जाता हूँ, पूछे पूछे में जहाँ अहले ज़ुबान रहते थे। अब वहाँ बात भी करने को तरस जाता हूँ, पूछे पूछे में जहाँ अहले ज़ुबान रहते थे। और सिर्फ किरदार ही पहचान हुआ करता था, सिर्फ किरदार ही पहचान हुआ करता था, मेरे अजदाद तो बेनामो निशान रहते थे। सिर्फ किरदार ही पहचान हुआ करता था, मेरे अजदाद तो बेनामो निशान रहते थे। ये शेर देखिए कि तुम अगर तोड़ भी देते, नाजुक सी बात है, तुम अगर तोड़ भी देते ये अना की दीवार, तुम अगर तोड़ भी देते ये अना की दीवार, राह में और भी कुछ संगे गिरा रहते थे। तुम अगर तोड़ भी देते ये अना की दीवार, राह में और भी कुछ संगे गिरा रहते थे। और शेर नाजुक सा शेर देखिए कि दिल के दरवाजे पे दस्तक सी हुई थी फारूक, दिल के दरवाजे पे दस्तक सी हुई थी फारूक, कोई घबरा के ये बोला कि यहाँ शुक्रगुजार हूँ इरशाद बेताब साहब का कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया, इसलिए कि रवायतों को तोड़ना नए लोगों का मयार होना चाहिए। मैं रवायतों का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन बधी टकी बातें करना और बधे टके रास्तों के हवाले से मंजिल की तलाश और उसका तयन करना भी कोई बहुत बड़े काम की चीज़ नहीं है। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी सईद अंसारी साहब, और यकीन जानिए कि मैं तो अपने उन दोस्तों को देखने आता हूँ जिनके साथ बचपन गुजारा था। आफाक भाई यहाँ तशरीफ फरमा हैं, मेरे सीनियर रहे, जब्बार भाई एडवोकेट यहाँ तशरीफ फरमा हैं, और यार जिगरदार खान आफ्ताब आलम खान यहाँ मौजूद हैं। मेरे उस्ताद भाई नज़ीर मेठी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मेरे छोटे भाई आरिफुद्दीन सावरी यहाँ तशरीफ रखते हैं। मुझसे कहा गया कि यौम उर्दू के हवाले से मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँ। आज मकाला शाहिद साहब का नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ, वजह समझ में नहीं आई, मगर किसी शायर पे नहीं है ना प्रोग्राम, इसलिए अगर शायर पे होता तो शाहिद साहब का मकाला जरूर। अच्छा बहुत, मैं जब से आया हूँ बहुत खूबसूरत जुमले सुन रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। और मेरे सबसे पुराने साथी और दोस्त अभय कुमार अभय और मुजफ्फर साहब तशरीफ रखते हैं यहाँ पर। बड़ी खुशी और रूहानी मसरत का एहसास मुझे हो रहा है आकर यहाँ पर। ये यौम उर्दू की तकरीब, जैसा कि कहा गया कि 9 नवंबर 11 नवंबर कुछ और दिन, कभी बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक के नाम से हमें खुशी इसलिए होती थी कि बाबा उर्दू का ताल्लुक हमारी सरजमीन से था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यह तय किया कि अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर यौम उर्दू मनाया जाए, तो वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। इन सब बातों से कदर नज़र मैं उर्दू ज़बान और अदब की तारीख बयान करूँ या सारे लोगों का जिक्र आपसे करूँ, इसलिए कि मैंने तो 40 बरस इसी की रोटी खाई है। सरकारी तौर पर 1 घंटा क्लास में बोलना पड़ता था यूनिवर्सिटी में, कम से कम तो आदत वो हो गई बोलने की, लेकिन मैं आपकी समा खराशी बहुत देर तक नहीं करूँगा, ये आपसे वादा करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ आपको। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से, इसलिए कि पिछले 20-22 वर्षों से मेरठ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू कायम है, 2002 में कायम हुआ था, और मेरे दोस्त प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी 20-22 वर्षों से वहाँ शेर अदब के हवाले से काम कर रहे हैं। और आज पोजीशन ये है कि सारे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में मेरठ यूनिवर्सिटी का शोबा उर्दू बिल्कुल जाना जाता है एतबार से। लेकिन एक तल्ख हकीकत ये भी है कि पिछले 25-30 वर्षों से एक क्लास थी मेरठ के अंदर जिसमें हबीब बेटी थे, शमीन जयपुरी थे, मुस्तनगीनी थे और बहुत सारे जमील बेटी साहब थे। उस नस्ल के गुजर जाने के बाद कुछ घराने ऐसे थे मेरठ के अंदर, तालिब जैदी साहब का घर था, आफ्ताब खां का घर था, और भी बहुत सारे 5-7 घर थे जहाँ बाकायदा अदबी मजलिसें मुनक़िद की जाती थी। लेकिन पिछले 25 वर्षों से इस शहर के अंदर ऐसा सन्नाटा पसरा है कि उर्दू का कोई नाम लेवा न पानी देवा यूनिवर्सिटी के अलावा। मुझे खुशी होती है और
وہ میرے ذہن میں مصرع آتا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جب میں عادل چودھری کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ عادل چودھری نے جس طرح سے اردو کے پرچم کو بلند کیا ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہے. بڑے دل گردے کی بات ہے کہ آج یہ 52ویں نشست ہے جو متواتر تواتر کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے. یہ حوصلہ ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا، اور اس پرچم کو عادل چودھری کی سرپرستی میں لے کر ہم خیال فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہمارے دوست ایڈوکیٹ ارشاد بیتاب لے کر چل رہے ہیں. ان کی محنت اور مشقت جس طرح سے یہ کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہے، قابل داد ہے. میں اردو کے حوالے سے آپ سے کیا عرض کروں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں، جس شہر کے لوگوں کے درمیان اعجاز الدین پاپولر موجود ہیں، عرفان اعظمی موجود ہیں، یہ وہ لوگ جو میرٹھ کے لوگ ہیں بالکل خاص طور پر، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میرٹھ وہ شہر ہے جہاں غالب قیام کرتے تھے. یہ وہ شہر ہے جہاں پر جس شہر کے اندر غالب کے خطوط کے مجموعوں کے تقریر نگار مولوی مولانا قلق موجود تھے. یہ وہ شہر ہے جہاں مومن کے شاگرد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ قیام پذیر تھے. یہ کوئی معمولی شہر نہیں ہے. اور ہم نے تو اپنے محلے کے قریب اسماعیل بیٹھی کا وہ گھر بھی دیکھا جہاں بچوں کی نظموں کو کہنے والے اسماعیل بیٹھی اور غازی صاحب نے یہ دونوں کتابیں بڑی جانفشانی کے ساتھ مرتب کی ہیں. میں غازی صاحب کو اس حوالے سے دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ اسماعیل بیٹھی بہت عرصے سے اسماعیل بیٹھی پر یونیورسٹی کے اندر استاد محترم عبد اللہ خان شاہین صاحب کی نگرانی میں پہلا تحقیقی مقالہ لکھا گیا تھا. بعد میں شاید شاداب علیم نے بھی جو کام کیا پی ایچ ڈی کا وہ مولوی اسماعیل بیٹھی کے حوالے سے ہی کیا تھا. باہر کی بہت ساری یونیورسٹیز میں بھی کام ہوا ہے، لیکن خاص طور سے جس تخلیقیت کے ساتھ یونس غازی صاحب نے یہ دونوں کتابیں مرتب کی ہیں اس کی داد دینے کو دل چاہتا ہے. حضرات، میں تو بس میرٹھ کا کوئی ذکر کرتا ہے، میرٹھ کا نام لیتا ہے تو ننگے پیر دوڑ پڑتا ہوں. اور انکار تو آفاق بھائی جانتے ہیں میرے لہجے میں ہوتا ہی نہیں ہے. جب میرٹھ کی بات آتی ہے میں ہوتا ہی نہیں ہے، میں حاضر ہوتا ہوں. بات ہے اس شمع کو جو عادل چودھری نے روشن کی ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو جلائے رکھیں اور اسے روشن رکھیں. اس لیے کہ کچھ تلخ باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خوشی کے موقع پہ وہ باتیں کی جائیں. اس لیے کہ یو پی والوں نے جس طرح سے اردو کو اپنے گھروں سے دھتکارا ہے، میں کوئی ایسا لفظ نہیں بول رہا ہوں، جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں. یقین جانیے آپ نے گھروں کو 50-60 برسوں میں آپ نے اپنے گھروں سے اردو کو دھتکارا ہے. اردو کے اخبار آپ نہیں پڑھتے، اردو کی کتابیں آپ نہیں پڑھتے، آپ کے بچے اردو نہیں پڑھتے. اردو کا جو ایک مخصوص لب و لہجہ اور انداز بیان تھا وہ آپ کے گھروں سے کبھی غائب ہو چکا ہے. ایسا مت کیجیے خدا کے لیے. جن قوموں کی زبان مٹ جاتی ہے وہ قومیں مٹ جاتی ہیں، تہس نہس ہو جاتی ہیں. اس لیے عادل چودھری نے جو شمع روشن کی ہے اس کی روشنی میں ہمیں آگے کا سفر طے کرنا چاہیے. میں بے انتہا شکر گزار ہوں ارشاد بیتاب صاحب کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور ارشاد صاحب بتائیں گے. انہوں نے کہا کہ فاروق صاحب آپ کو تشریف لانا ہے. میں نے کہا بلا شبہ حاضر ہو جاؤں گا، اور میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری الفاظ کو